So today's topic is pregnancy care during COVID times. So I'm going to talk about this. हम लोगों ने थोड़ा सा स्टार्टिंग में शेयर इसीलिए हमने कर ही लिया कि जिससे कि यू कैन ओके अच्छा ऐसे जाएगा क्या राइट सो आज हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. नंबर फर्स्ट थिंग इज द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन प्रेगनेंसी, इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन fetus, routine ANC during COVID pandemic, pregnancy care of COVID-19 suspect, confirmed case, intrapartum care, and the postpartum care. So standard recommendations from the ICMR, FOXI, WHO, ESOG, RSOG, and the Lancet. Okay. Effect of COVID-19 on pregnancy. So pregnant women are not at increased risk. ये हम अभी बात कर ही चुके हैं. सर्टेन कंडीशंस लाइक हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या अस्थमा है, या थायराइड है, तो इस तरह के कोई भी उनको डिसीजेज हैं या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस है लाइक HIV है, SLE है, देन यस सम इफेक्ट्स आर देयर और वो इंक्रीज हो सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम. तो इस चीज को हमको बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको किस तरीके से मैनेज करना है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द जेस्टेशनल डायबिटीज. जैसे अभी हमने बात किया था कि जेस्टेशनल डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच अ वुमन विदाउट डायबिटीज डेवलप्स हाई ब्लड शुगर लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द हार्मोन्स, मे बी बिकॉज ऑफ द हेरिडिटरी रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, इट मे अकर ड्यूरिंग दिस टाइम. सो होगा क्या कि जेस्टेशनल डायबिटीज अगर आ जाती है इस टाइम पर बिकॉज ऑफ द एनी रीजंस, तो सिजेरियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जो बेबी बॉर्न होगा आपका जेस्टेशनल डायबिटीज से, उसके जो रिस्क हैं फैक्टर जो हैं वो भी थोड़े से बढ़ जाते हैं. लाइक लो ब्लड शुगर हो सकती है आफ्टर बर्थ, या बेबी जो है थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज हो सकता है, जॉन्डिस होने के चांसेस हो सकते हैं. स्टिल बर्थ मे बी पॉसिबल इफ मैनेजमेंट ऑफ शुगर इज नॉट देयर प्रॉपरली. राइट. तो ये सारी जो चीजें हैं, ओवरवेट या हमारा जो टाइप 2 डायबिटीज अगर फ्यूचर में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओवरवेट होने के चांसेस हो जाएंगे फॉर द चाइल्ड ऑल्सो. तो जेस्टेशनल डायबिटीज को भी थोड़ा सा हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया जाता है. इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा सजेस्ट करती है कि गो फॉर द डाइटिशियन एंड कंसल्ट, जिससे कि आपकी शुगर जो है प्रॉपर कंट्रोल में रहे, जिसकी वजह से आपके बेबी को किसी भी तरह का कोई आफ्टर इफेक्ट ना आए. इसी तरीके से हमने अभी बात करी थी, मैंने आपको एक हाइपोथायराइडिज्म की बात भी करी. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कई बारी लोगों को थायराइड डेवलप हो जाती है. दिस इज नॉट कॉमन. बहुत सारे लोगों को होती है, बहुत ज्यादा लोगों को आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि प्रेगनेंसी है मतलब थकान वगैरह हुई, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो गई, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया है, तो एक बार थायराइड कराते तो हमेशा अक्सर थायराइड निकल आती है. और अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं आपके, कभी आपके पास कोई प्रेगनेंसी का केस आ रहा है जो बहुत थकान महसूस कर रहा है, टायर्ड फील कर रहा है, तो एक तो हीमोग्लोबिन रीजन है ही है, प्लस मे बी द थायराइड डेवलप हो गया उनका, है ना. तो बिकॉज दिस इज ऑल्सो लाइफ स्टाइल डिसीज. तो बिकॉज होता क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम में एंजाइटी और लॉस ऑफ वर्क, और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम वो वॉक पर नहीं जा रहे हैं, प्रॉपर योगा नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. तो थायराइड को लेकिन अगर अगेन हम अनट्रीट छोड़ देंगे तो ये फिर से रिस्क फैक्टर मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी हो जाता है. बेबी का भी थायराइड जो हार्मोन है वो प्रॉपर तरीके से जब डेवलप नहीं होगा तो आगे चल के उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. राइट. प्रेग्नेंट वुमेन का अगर थायराइड कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, एनीमिया की प्रॉब्लम, मसल पेन की प्रॉब्लम, या वीकनेस, इस तरह के कुछ भी इश्यूज उनको हो सकते हैं. देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस. समटाइम्स आपने सुना होगा कि मिसकैरेज हो जाता है या कई बारी स्टिल बर्थ भी हो जाती है. ओके. तो इस तरह की चीजों का अगर आपकी प्रेगनेंसी का कोई केस है और साथ में उसको थायराइड है या जेस्टेशनल डायबिटीज है, तो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डाइट एंड वी शुड एनकरेज देम टू फॉलो द डाइट पैटर्न टू अवॉइड दीज कॉम्प्लिकेशंस. राइट. इसी तरह से है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन. जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या है कि पहले उनको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगेन उनको जो डायबिटीज जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. सो अनदर इसमें हाई ब्लड प्रेशर क्या है, जो क्रोनिक हाइपरटेंशन, सडनली हाई ब्लड प्रेशर होगा और वो प्रेगनेंसी के साथ धीरे धीरे कम भी हो जाता है.
ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी चीजें हैं जो आपकी थायराइड इवन है, इवन द शुगर लेवल है, इवन द ब्लड प्रेशर है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रहेगा और उसके बाद वो कम भी हो सकता है। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है बस उस टाइम पर कि जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए और उसकी वजह से प्री एक्लेम्सिया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो जाए। राइट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है मेरा लैपटॉप का, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉरी, हाँ, दिस कंडीशन अकर्स ओपन इन द ऑफन इन द यंग वुमेन विद द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, लोग टेंशन में बहुत आ जाते हैं। उनको एक तो समझ, आजकल सिंगल फैमिली रह रही है, साथ में कोई होता नहीं है बताने के लिए, वर्किंग भी होते हैं साथ में, तो एक स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी है। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कंडीशन ना लेकर के प्रेगनेंसी को एक स्पेशल कंडीशन की तरह ट्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादातर लोगों को इस समय ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। ट्विन प्रेगनेंसी में ये और ज्यादा कॉमन है क्योंकि आपकी बॉडी में डबल प्रेशर हो रहा है, तो या फिर 35 ईयर्स से अबव है वुमन की एज जो प्रेग्नेंट हो रही है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे कहा जाता है कि जो हाइपरटेंशन है अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन में जिनको डायबिटीज है उनको बढ़ होने के चांसेस ज्यादा है। Okay, now we come to the gestational cardiac issues. During pregnancy, changes occur to the heart and blood vessels. That everybody knows कि pregnancy अपने आप में पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस को लेकर आती है। जो वुमन की बॉडी है वो एक्स्ट्रा प्रेशर से गुजर रही होती है, उसको एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, एक बेबी को ग्रो करना होता है, सारा काम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, वो स्ट्रेस में आ जाती है और उसकी वजह से हार्ट को है एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो उसको ज्यादा काम करना है, तो हार्डर टू वर्क। तो उसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं और बेबी को भी कई बार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते हैं और वो सही तरीके से मिला, इसलिए हार्ट जो है अपनी तरफ से पूरा मेहनत करता है। क्योंकि बॉडी का काम क्या है इस समय कि अगर आपकी बॉडी ठीक से नहीं, सपोज किसी काम में वीक भी है, आई विल टेल यू, कैल्शियम भी अगर आपकी बॉडी में कम जा रहा है ना, तो हमारी बॉडी की बोन से, हमारी बॉडी के टीथ से कैल्शियम शेड आउट होकर के बेबी के लिए चला जाता है। तो प्रकृति ने ना सिस्टम बहुत अलग तरीके का बनाया हुआ है कि किसी भी तरीके से बेबी की पूर्ति होती रहे, उसको किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, उसको किसी भी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की कमी ना हो टू प्रॉपर ग्रो। ओके, तो क्या होगा, उसके लिए वो प्रॉपर ऑक्सीजन जाए तो उसके लिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, तो हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है और इसकी वजह से कई बार ब्लड प्रेशर लेकिन आपका लो आ जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हो क्या रहा है, कोविड-19 का इफेक्ट प्रेगनेंसी पर, हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि रिस्क ऑफ स्प्रेड वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट सेल्स कॉल्स फॉर स्ट्रिंजेंट इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस दैट वी ऑल नो कि कोविड-19 में स्प्रेड जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो रहा है, तो हम सभी को, नॉट ओनली द प्रेगनेंसी वुमन, प्रेग्नेंट वुमेन के साथ साथ हम सबको उन ड्रॉपलेट्स के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सारी प्रैक्टिसेस जो प्रिवेंशन की हैं वो हमें कर रही हैं। क्या क्या प्रैक्टिसेस है, कैन एनीवन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या? सबको रट गई होंगी, अब तो फटाफट लिखिएगा जरा, चैट बॉक्स में लिख दें या कोई अनम्यूट करके भी बोल सकता है, बिकॉज चैट बॉक्स में देख नहीं पाऊंगी। हाँ, मेरा शेयर हो रहा है ना स्क्रीन, आप बोल दीजिए एनीवन। सोशल डिस्टेंसिंग, एग्जैक्टली, एसएमएस, सिंपल ना, हैंड सैनिटाइजेशन, हाँ, और मास्क प्रॉपरली, है ना, तो किसको हम कैसे बोलते हैं, एसएमएस, एस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, एम फॉर मास्क और एस फॉर सैनिटाइजेशन। हैंड सैनिटाइजेशन से लेके आपके घर का सैनिटाइजेशन, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग, whenever you are touching your food or anything, तो आपको अपने हैंड को वॉश करना ही करना है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, अगर कोई आसपास छींक रहा है, खांस रहा है, तो आपको अपना फेस को पलट लेना है, क्योंकि कई बार क्या है, आप उनको नहीं बोल सकते सडनली कि आप दूर जाओ, आपने मास्क लगाया, वेल एंड गुड, उसके बाद भी आप अपने आप को टर्न कर सकते हैं। whenever you are sneezing you can do like this। याद है पहले के टाइम पे हम लोग बहुत बिल्कुल इस तरीके से छींका करते थे, आजकल एक नई प्रैक्टिस आ गई है कि स्नीज इन योर एल्बो, कफिंग करनी है, कफ इन योर एल्बो, तो ये प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि अब छींक आई, खट से आपका हाथ उठना चाहिए, ना कि लाइक दिस, है ना। तो ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिसेस अब हमारी लाइफ में आ गई है। ओके, तो इसका हमें सभी को ध्यान रखना है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को भी।
On account of lockdown situation and isolation, perinatal anxiety and depression, domestic violence may increase and pregnant women may require additional mental health support. That I also agree कि होता क्या है कि जब सब लोग घर में ही बैठे हुए थे लॉकडाउन में, अभी भी बहुत लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि एंजाइटी डेवलप हो रही है आसपास। आप घर में, या तो आप बिल्कुल एक घर में ही होते हुए भी सारी फैमिली अब वो बोर हो चुकी है, साथ में नहीं बैठ रहे हैं उतना, सब अपने अपने अलग अलग लैपटॉप में या मोबाइल में या अपने कामों में बिजी हैं, और फिर उसके बाद फिर अपने आप को अकेले में ही थोड़ा समेट के रखना चाह रहे हैं। एक एंजाइटी डेवलप हो गई है, डिप्रेशन में चले गए हैं। उसकी वजह से कई बार क्या है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, है ना, कई बार बहुत ज्यादा चिल्लाने भी लगे हैं कुछ कुछ लोग, बहुत डिफरेंट तरह की एंजाइटीज डेवलप हो रही हैं। कहीं कहीं पे देख सकते हैं आप, कुछ घरों में डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ दैट। कुछ सामान उठा के फेंक दिया, गुस्सा आ गया, तो क्योंकि कह नहीं पा रहे ना, फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे, आप उतना हंस नहीं रहे हो, उतना बोल नहीं रहे हो अब, तो आपके अंदर के जो भी हमारे कहा जाता है ना 7 रस है हमारी जिंदगी में, नव रस, तो वो 9 के 9 रस हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं आजकल। तो कहीं ना कहीं एक जो रस है वो हाई हो रहा है, एक रस आपका लो हो रहा है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हम निगेटिव जो फीलिंग्स है उनको ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी बहुत इफेक्ट आ रहा है, और दैट वी ऑल नो कि प्रेग्नेंट वुमेन की मेंटल हेल्थ जैसी होगी वैसी ही बेबी की हेल्थ भी होने वाली है। तो हम सबको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें उस केयर के लिए उनको सपोर्ट करना है, राइट। Then we no data suggesting an increased risk of miscarriage on early pregnancy loss. देखो, कोविड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, दैट वी मस्ट नो कि इससे एक मिसकैरेज हो जाएगा या अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगा, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है, बिकॉज वो टोटली डिफरेंट है, लंग्स को इफेक्ट कर रहा है, आपके यूट्रस में नहीं जा रहा है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स उनको समझाओ कि बिल्कुल इसको एक आम बीमारी की तरह आप लीजिए, और आपका वूम जो है बिल्कुल सेफ है। Please take care of yourself like other people are taking care of. Okay. No evidence currently of teratogenicity. Currently not an indication for medical termination of pregnancy or change in antenatal care, mode of delivery or postnatal care. COVID-19 अगर किसी को हो गया है तो उसकी वजह से किसी को भी किसी भी तरह का कोई ये ऐसा नहीं हो रहा है कि एंटीनेटल केयर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, या फिर उनका पोस्ट नेटल केयर प्रॉपर नहीं हो पाएगी, या उनका जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो चेंज हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल नॉर्मल। जो भी हो रहा है, जो आपके संग पहले हो रहा था वही आपके साथ में हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ये आपका जो कहना चाहिए कोरोना है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि आप इस चीज को समझ ना पाए कि मुझे कोरोना हो जाएगा या इसकी वजह से मेरे को प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट आने वाला है। तो प्लीज इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। नो एविडेंस एज येट ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी एंटीनेटली और इंट्रापार्टम और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये हमने अभी शुरू में भी बोला था कि कोई भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी आपकी बॉडी में कुछ भी आपकी जो ग्रो हो रहा है वो, जैसा कि मैंने अभी बता रही थी कि कोई करंटली कोई ऐसा नहीं है कि जैसे होता था ना कि क्लेफ्ट लिप या सब कुछ इस तरह के कोई मॉडिफिकेशन आ जा रहे थे वूम के डेवलपमेंट में, तो इस तरह का कोई कुरूप या कोई विरूप वाला फॉर्मेशन भी नहीं आएगा, ना ही ब्रेस्ट फीडिंग करने के टाइम पे आपका जो ट्रांसमिशन होगा मदर से बेबी में किसी भी तरह से। So it's totally safe, totally safe. So be happy with your pregnancy. Don't think about कि COVID की वजह से उसमें कोई problems आने वाली हैं। Clinical presentation of COVID infection in pregnancy. Like clinical presentation में की अगर हम बात करें तो मेन वही अगेन 5 to 7 days का इंक्यूबेशन पीरियड है, जो कि जनरल पॉपुलेशन के लिए भी रहता ही है। ओके, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका फीवर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा है, जो हमें सब में ही हम कर रहे हैं, जो मतलब नॉर्मल एक आदमी के लिए वही सेम प्रेगनेंसी के लिए भी है। ड्राई कफ है तो ध्यान देना है, ड्राई सोर थ्रोट है तो हमें ध्यान देना है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो हमें ध्यान देना है, कोई भी जीआई डिस्टर्बेंसेस है, लाइक किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं इस तरह का, कई बार ये बीच में हुआ था ना लूज मोशन वॉमिटिंग भी होने लगी थी, तो वो भी एक सिम्टम अब एड ऑन हो गया है। तो इस तरह का कोई भी चीज हो रही है तो हमें एक बार लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए, जैसे कि हम बाकी लोगों को सजेस्ट करते हैं, कोविड टेस्ट के लिए एक बार जाना चाहिए। ओके,
इन्वेस्टिगेशंस अगर हमें क्या क्या करने हैं, वी कैन गो फॉर द ल्यूकोपनिया, वी कैन गो फॉर द लिम्फोसाइटोपनिया, माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपनिया, माइल्ड एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स, अदर एक्यूट इन्फेक्शन मार्कर्स एंड रेडियो इमेजिंग विद एब्डोमिनल शील्ड। अगर कभी रेडियोग्राफी करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है किसी और ऑर्गन का, तो एब्डोमिनल शील्ड को पहनना ना भूलें, ये सजेशंस उनको जरूर दीजिएगा। ओके, अब डूज एंड डोंट्स, उस पर अब हम बात करते हैं। तो डूज एंड डोंट्स में हमें क्या करना है कि जो भी लेडी है वो जो मिल रही है मीटिंग फॉर द टेस्टिंग के लिए अगर वो जा रहे हैं, तो जब तक कि टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, उनको कोविड-19 पॉजिटिव है या नहीं है ये पता नहीं चल रहा है, तो उनको प्रिकॉशंस रखनी ही है। आपका जो मैनेजमेंट है डॉक्टर से कंसल्ट करना है आपको जरूर, उसके लिए आपको डिले नहीं करना है। कोविड-19 अगर बाई चांस पॉजिटिव आ रहा है किसी भी वजह से, तो इमीडिएटली आपको उसका मैनेजमेंट डॉक्टर से की सलाह से शुरू करवाना है। इलेक्टिव प्रोसीजर्स लाइक इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर बाई चांस आप 9 मंथ्स की नियर बाई हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो स्ट्रिक्टली नेसेसरी नहीं है, बट यू कैन गो फॉर द इलेक्टिव प्रोसीजर फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। ओके, क्योंकि आगे चल के 14-15 दिन अब भी वो उसका हमें सर्वाइव करना है और हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो डॉक्टर से बात करके वी कैन गो फॉर द दिस प्रोसेस आल्सो। रूटीन ग्रोथ स्कैन जो हमारा चल रहा है वो सब हम करते रहेंगे, वहां पर हम किसी भी चीज को हमें रूटीन में नहीं रोकना है, एक्सेप्टली वो 14 डेज का आपका जो क्वारंटाइन पीरियड आएगा, तो उस चीज को हमें बस थोड़ा सा रोक देना है, राइट, क्योंकि 14 डेज में कुछ नहीं हो जाएगा। ओके, बाकी की चीजें हमारी जो डॉक्टर ने डाइट एडवाइस की है, जो हमने डाइटिशियंस ने, या फिर जो हमें मेडिसिन एडवाइस की गई है, वो सब सेम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। एंटीनेटल केयर सर्विसेज डिलीवरी के लिए अब क्या क्या करना है, फर्स्ट विजिट क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लाइक फर्स्ट विजिट जो हमारी है, अगर हमारे पास कोई प्रेगनेंसी का केस आता है तो दे आर बाय देमसेल्फ दे आर गोइंग, बट फिर भी हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से कि आपकी फर्स्ट विजिट जो है विद इन 12 वीक्स हो जानी चाहिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई है। ओके, सेकंड विजिट जो आपकी है 14 to 26 के बीच में, और थर्ड विजिट जो आपकी है 28 to 34 वीक्स में। 3 विजिट्स मिनिमम अभी हमको इस समय भी जरूरत है। फोर्थ विजिट जो है बिटवीन 36 वीक्स टू जब भी आपकी डिलीवरी होनी है उस के दौरान में, तो फिर हमें टच में रहना ही रहना है, हमें अपने हर पेशेंट को यही समझाना है। ओके, additional antenatal care visit may be planned at the discretion of the maternal care, that we all know कि अगर बाई चांस किसी भी तरह का कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के जैसा जब एडवाइस करता है कोई डेंजर साइन तो नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स अगर आपको डेवलप हो रहे हैं, देन वी शुड गो फॉर द चेकअप्स। Now we come to the encourage the patient to visit nearby primary health center as well। हम लोगों को ये बताना है कि आपको अपने जो अभी पास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जहाँ भी आप किसी डॉक्टर के टच में हो, उनके पास आपको विजिट जरूर करना है, प्रॉपर SOPs के साथ, वही SMS का ध्यान रखते हुए, और प्रॉपर घर आकर भी सैनिटाइजेशन प्रॉपर करेंगे। Whenever a pregnant woman visits a facility for ANC, she should examine on priority and segregated from the routine patients waiting for their appointments, राइट, बिकॉज शी इज द प्रेग्नेंट लेडी, तो नेचुरल सी बात है इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, बॉडी हमारा इम्यून इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जहां पर भी रेगुलर लोग बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा सा हटके अपॉइंटमेंट का जो टाइमिंग्स है डॉक्टर से डिस्कस करके थोड़ा अलग रखेंगे, उन जो नॉर्मल पेशेंट के साथ में वो नहीं बैठेंगे, और अब इसी तरह से प्रायोरिटाइज करके चलें कि आपको ज्यादा वेटिंग टाइम ना लगे। Okay, fixed approach for antenatal checkup in a week may be adopted and adequate IEC to be done prior। जो भी आपके चेक टेस्ट करने हैं या कुछ भी करना है वो सब आप पहले से करके जाएंगे तो आपका कुछ टाइम इस तरह से बच जाएगा। इन नो केस शैल द जो आपकी पेरिनेटल की विजिट है वो आपको फैसिलिटी डेडिकेटेड फॉर द कोविड पेशेंट्स, एंटीनेटल चेकअप हमें करवाना ही करवाना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमें जाना ही जाना है, और टेली कंसल्टेशन से भी हम उस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं। आजकल इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल की जा रही है थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज द डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं कि आप टेली कंसल्टेशन के थ्रू टच में रहें। इट्स नॉट नेसेसरी यू कम ओवर देयर ओनली। ओके, women should be counseled that if she tests positive for COVID-19 during pregnancy or immediately before delivery, she shall have to deliver at a dedicated COVID facility।
तो इन केस अगर ऐसा होता है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम में ही उनकी डिलीवरी हो रही है, तो जहां पर कोविड केयर का हॉस्पिटल प्रॉपर है वहीं जाकर के उनको डिलीवरी करवानी है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि वो लोग एक्स्ट्रा केयर करेंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखेंगे। अगर किसी भी तरह का फीवर, कफ या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, और आप लोग कहीं अगर आसपास जो लोग हमारे नहीं पहुंच पा रहे हैं या विलेजेस में इंटीरियर केयर में रहते हैं, तो वहां पर उन लोगों को सजेस्ट कीजिए कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स या फिर आंगनवाड़ीज जो आपके एएनएम्स हैं या फिर जो आपकी आशा दीदी होती हैं, उन लोगों से वो लोग कनेक्ट करें और अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, सो दैट उन्हें इमीडिएटली कुछ मेडिसिन और जो भी सपोर्टिव केयर चाहिए वो मिल जाए। सैम्पलिंग ऑफ सच केसेस ऑफ कोविड-19 शैल बी डन। वो घर पे ही आपके होम कलेक्शंस हो जाते हैं, तो वो आपको ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिनिकल कंडीशंस ऑफ द पीडब्ल्यू इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी shall bacteria for deciding whether the sample shall be taken from home or under observation in an institution. वो that all depend करेगा कि आपका, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी काउंट कर देंगे जिससे कि आपको इमीडिएट केयर मिल जाए। ओके, तो आपको अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह से समझाना है कि आपको बताना है, चीजों को छुपाना नहीं है। वेरियस सिनेरियोज में इंटरवेंशंस क्या है, लाइक पीडब्ल्यू हैविंग एनी जो है हमारा पेशेंट, वो अगर फ्लू सिम्टम्स टेस्ट इज नेगेटिव एंड नो ऑब्स्ट्रक्टिव इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, शी शैल बी होम क्वारंटाइन टिल द सिम्टम्स रिजॉल्व। कई बार क्या होता है कि आपको हो रहा है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को होम क्वारंटाइन करके अपनी केयर शुरू करेंगे। रेफरल फॉर एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड सर्विसेज फॉर फीटल ग्रोथ सर्वेलेंस रिकमेंडेड आफ्टर 14 डेज ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ एक्यूट इलनेस। वो अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 14 दिन जो आपके क्वारंटाइन या सेल्फ आइसोलेशन पीरियड है, उस टाइम पे आपको घर पे ही सेफली रहना है, आपको कोई भी टेस्ट के लिए बाहर नहीं निकलना है। For women self-quarantined because of some household has possible symptoms of COVID-19, appointment should be deferred for 14 days for antenatal visits, right? Women having symptoms, appointment can be deferred until 7 days after the start of symptoms, unless symptoms aside from persistent cough become severe. अगर जब तक सीवियर नहीं है कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो हम उन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। Even if previously a pregnant woman tested negative for COVID-19 and if symptoms reappear, she should be treated as COVID suspect and should be tested for COVID-19 again. ओके, क्योंकि हमें नहीं पता है आजकल, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 अगर आपको एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, या आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया तो आपको नहीं हो सकता। अगर आपको इस तरह के कोई भी जो सिम्टम्स हमने बात की थी, ट्राई कफ, ब्रीदिंग ट्रबल, फीवर और आपका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जीआई डिस्टर्बेंसेस, तो आपको डॉक्टर से बात करके अपना कोविड-19 टेस्ट जरूर करवा लेना है, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ द पेशेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो हमें अपॉइंटमेंट में किसी भी तरह की डिले नहीं करनी है, और हमें इमीडिएटली डॉक्टर से या आशा या एएनएम किसी से को भी विदिन 3 वीक्स उसके बाद हमें बात करनी ही करनी है। ओके, एडवाइजरी फॉर एंटीनेटल वुमेन क्या है, डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेसेस टू रिड्यूस फोमाइट्स रिलेटेड स्प्रेड। एवरीबडी नो नाउअडेज कि उनको करना है, और स्पेशली अगर उनके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके घर पे उनके बेडशीट की प्रॉपर केयर, उनके टेबल टॉप्स, हर जगह के टॉप ऑफ द जहाँ पर वो टच करते हैं आप, नॉब्स हो गए, आपके स्विचेस हो गए, एवरीवेयर शुड बी क्लीन प्रॉपरली। ओके, वो आपको करना ही करना है डेली बेसिस पर। जो वर्किंग आउटसाइड वुमेन है उन्हें भी बहुत ध्यान रखना है कि बाहर जाकर के डिस्टेंस मेंटेन करनी है 1 मीटर की कम से कम, तो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी हम अभी पहले भी बात कर चुके हैं, और जहां तक हो सके सिर्फ नेसेसरी एक्टिविटीज में ही लोगों के साथ में बात करके वहां कमरे में जाना है। अदरवाइज अपना सिंगल, जहां आप दूर रह सकते हो सब लोगों से, वहां रहकर आपको एक्टिविटीज करनी है मिनिमम इंटरेक्शंस के साथ। नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स को आपको स्टॉप करना है। ऐसा नहीं है कि अरे अब आज मुझे तो ये सामान, घर का सामान खत्म हो गया, चलो मैं ले आऊं, आज कल मुझे डॉक्टर के पास जाना था, परसों मुझे दवाई लेने जाना है, और अगले दिन फिर मुझे थोड़ा सा, चलो थोड़ा मार्केट घूम कर आ जाते हैं, या थोड़ा मन नहीं लग रहा है थोड़ा घूम आते हैं, या मॉल्स खुल गए तो आजकल मॉल जाना शुरू कर दें, राइट। तो कीप इन माइंड कि हमें कम से कम ट्रैवलिंग करनी है। अपने रिलेटिव्स के यहाँ या कहीं पर भी जाना है तो ट्रैवलिंग तभी भी, अभी अगर स्पेशली प्रेग्नेंट है तो अवॉइड करिए। कोशिश करिए कि अगर आपकी टेक केयर करने के लिए कोई आपको आना वाला है या आपको कहीं जाना था तो कोशिश करिए वो आपके घर आए, आपको ट्रैवलिंग ना करनी पड़े, और इन केस करनी भी पड़े तो प्राइवेट व्हीकल का यूज करेंगे। गैदरिंग को हमें अवॉइड करना है, और
7 मंथ का जो अभी हम कहते हैं किसी किसी के यहाँ 7वें महीने में जो होता है गोद भराई या जो भी रस्में होती हैं वो हमें नहीं करनी है। हम बिल्कुल मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ हम उस चीज़ को कर सकते हैं अपने ही घर में 1-2 लोगों के साथ, राइट। ऐसा नहीं है कि 4-6 लोगों को बुला करके आप पार्टी दे रहे हो और पता चला उनमें से कोई भी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति आपको इन्फेक्ट करके चला गया और अननेसेसरी का स्ट्रेस हमारी बॉडी में आ जाएगा। सी, ट्रीटेबल है कोविड, नो प्रॉब्लम, आपने वैक्सीनेशन लिया है तो आप आराम से सर्वाइव करोगे, बट यू नेवर नो कि कौन सा सिम्टम किस तरह से आपकी बॉडी को इफेक्ट डालेगा। तो रिस्क क्यों लेना है लाइफ में, राइट ना। ठीक है, विजिटर्स बार बार बोल रहे हैं कि बाद में भी, डिलीवरी के बाद में भी हम लोग को विजिटर्स अलाउ कम से कम करना है, मदर से मिलने के लिए, न्यूबॉर्न बेबी से मिलने के लिए, बिकॉज इनफैक्ट बेबी बहुत प्रोन टू इन्फेक्शन होता है और मदर भी पोस्ट डिलीवरी थोड़ा सा वीक होती है। तो हमको जितना कम हो सके विजिटर्स को अवॉइड करके, वीडियो कॉल आजकल अवेलेबल है, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, आप उनको उस तरह से ग्रीटिंग्स लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, यू कैन एंजॉय योर लाइफ, राइट। और आप अकेले आराम से, हाँ दैट आई एग्री कि अकेले में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जब हम सेफ हैं, जान है तो जहान है वाली बात है, तो सेफर साइड लेकर ही चलना है। ओके, ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग्स कौन कौन सी क्या करना है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लाइक यूज ऑफ लो डोज एस्पिरिन और अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हमारे हैं वो हम जैसे हमें बताए गए हैं उसी तरीके से हमें कोविड के लिए जो हम बताए जाते हैं वही लेने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हाँ, जो इबुप्रोफेन है वो रिकमेंडेड नहीं है, तो उसको हमें अवॉइड करना है। ओके, कोई पेन के लिए कई बार हम ले लेते हैं ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ लो डोज ऑफ एस्पिरिन इन प्री एक्लेम्सिया प्रिवेंशन। So low dose aspirin should continue to be offered to pregnant and postpartum women as medically indicated. Okay. Use of magnesium or pre-eclampsia seizure prophylaxis. तो magnesium को हमें use करना है. Risk of eclampsia should be balanced against the risk of respiratory depression in the setting of the SARS COVID-19. Okay. Single 4-gram bolus dose of magnesium sulfate may serve as an alternative to usual dosing in the setting of mild respiratory distress. तो ये एक ऑप्शन हम ले सकते हैं कि डायरेक्ट 4 ग्राम की बोलस हमने दे दिया जो कि हमारा मैग्नीशियम का हमारा डोज को कंप्लीट कर देगा। यूज ऑफ एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिफोर 34 वीक्स और 0 to 7 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, नो चेंजेस एज रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये हमारा ड्रग का है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैम, या क्वेश्चन था ड्रग्स को लेके। हाँ जी बोलिए। जैसे कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन देते हैं, राइट? तो लाइक पहले के जमाने में तो ये सब ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे, राइट। अब देते हैं तो मतलब इट्स लाइक रेकमेंडेड, इट्स लाइक सबको देते हैं, तो जरूरी है क्या ये लेना? नो नो नो, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। वही वाली बात है कि देखिए हार्मोनल बैलेंसिंग के चक्कर में थोड़ा एक प्रिकॉशनरी लेकर के, आजकल हर व्यक्ति प्रिकॉशनरी चल रहा है ना। अब देखिए जैसे हम लोग भी बात करते हैं, बीइंग अ डाइटिशियन, कई बार हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो भाई कैल्शियम, जिंक और आजकल विटामिन सी, ठीक है, विटामिन B12, B1 और विटामिन डी लोग प्रिकॉशनरी कंटिन्यूसली ले रहे हैं, करेक्ट ना। विटामिन डी तो फिर भी कई लोगों को पता है, चलो भाई सिर्फ आपको 8 सेशंस मैक्सिमम लेने हैं, बट क्या उनको ये हमेशा सजेस्ट कर रहे हैं हम कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका जो हार्मोनल लेवल परफेक्ट है देन देयर इज नो नीड टू गिव, आपको जरूरत नहीं है। मैम अगर कोई लेने लग गया जिसका नॉर्मल है, हाँ, तो क्या उसका जब वो उससे हटेगा मेडिसिन से, तो क्या वो इम्बैलेंसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे? यस। देखिए हार्मोन्स हो गए या फिर कभी भी आपके स्टेरॉइड्स हो गए, इन सब का एक प्रोसीजर रहता है प्रॉपर, किस तरीके से आपको लेना है। तो पहली चीज तो यही है कि डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना देना ही नहीं है। डॉक्टर की उसका कितनी डोजेस आप स्टार्ट करोगे, कितनी डोजेस तक जाना है, फिर कितनी डोजेस कम करते हुए कब आपको स्टॉप करना है, हर चीज का एक लेवल है, उसी के अकॉर्डिंगली करना है। लाइक इस समय देखा था ना हमने, बहुत सारे लोगों ने डेक्सा की वजह से कितनी प्रॉब्लम आई थी कोविड में, बिकॉज लोगों को बता दिया गया कि डेक्सा लेना है, तो किसी ने कितना ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, डोजेस डिफरेंट थी, जबकि उसमें भी डोजेस है कि फर्स्ट डे आपको इतना लेना है, सेकंड डे आपको इतना लेना है, उसका कंटिन्यू इतना करना है, देन हाउ टू रिड्यूस, और दैट इज अगेन द बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्ड इज डिफरेंट। तो वो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ये चीज आजकल रिकमेंडेड है तो सब कुछ शुरू कर दो। वी नेवर सजेस्ट एनी मेडिकेशन, एनी सप्लीमेंटेशन फॉर एवरीवन, सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा मेरी लास्ट स्लाइड रह गई हमारी, यस यहीं पर थे ना हम लोग, इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग। ओके,
सो एंश्योर सेफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये भी हमें सजेस्ट करना है कि कहीं ऐसा ना हो कोविड के डर से लोग घर में डिलीवरी करने लग जाए। आई विल टेल यू, कई स्लम एरिया में ये सब चीजें होने लगी हैं कि वो घर पे ही दाई वगैरह को बुला करके दे आर प्रैक्टिसिंग दिस थिंग। तो हमें सजेस्ट करना है कि इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में क्लिनिक में जाकर ही आपको डिलीवर करना है बेबी को। मेंटेन ड्यू लिस्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन with expected date of delivery in next 3 months at SHC level for active follow up. प्रेग्नेंट लेडीज को अपना डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो भी है उसके अकॉर्डिंगली बहुत केयर करना है, सब चीज़ों को अपडेट रखना है, फॉलो अप प्रॉपर रखना है, और उनको जो अभी उनका हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं उनसे को के टच में रहना है पूरे टाइम, कहीं पे भी कोई चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। अगर आपको कोविड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें वो भी कम्युनिकेट करना है जिससे कि वो आपको कोविड हॉस्पिटल प्रोवाइड हो पाए और आपको फंक्शनल और स्टाफ हॉस्पिटल मिल पाए। पता चला कि वहाँ पर आप कोविड से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है और आप वहाँ पहुँचे तो नॉन कोविड हॉस्पिटल में आप पहुँच गए हैं और वहाँ पर आपको प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही है। सेम थिंग विद द एम्बुलेंस ऑल्सो, कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट वाली जो एम्बुलेंस है उसको भी आपको ध्यान में देना है, क्योंकि अगर आप नॉन कोविड हैं और कोविड वाली एम्बुलेंस में चले गए तो भी आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस चीज़ को भी हमें, बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं देखिए जिन सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है, राइट। कोविड-19 अगर आपको है तो कोशिश करेंगे कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल में ही फॉलो अप के लिए हम जाएं। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द जनरल गाइडेंस, काफी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली हैं। All women despite the pandemic have a right to have safe and positive childbirth experience. This is the right of every pregnancy और pregnant woman का हक है ये कि उनकी जो डिलीवरी हो वो नॉर्मल हो और वो उसे पॉजिटिव वे में दे पाए। तो उनको एक कंसेंट लेना है उसके साथ में इन्फॉर्म करके कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या आपको कोई भी परेशानी है ड्यूरिंग दिस टाइम, या अगर कुछ ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो आप प्रॉपर उसकी केयर करेंगे। कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो हम प्रिकॉशन कैसे लेनी है, इन्फेक्शन किस तरह से आपको बचाना है, वो भी एक कंसेंट में एड ऑन हो गया है, जिस तरह से बहुत सारे कंसेंट हॉस्पिटल्स में लिए जाते हैं, राइट। नंबर ऑफ पीपल विजिटर्स हम पहले भी बोल रहे थे वो भी बंद करना है। और प्रोसीजर में भी ऐसा नहीं है कि जो प्रोसीजर जहाँ हो रहा है, सपोज सर्जरी केस सर्जिकल हो रहा है, सी सेक्शन हो रहा है, तो पता चला कि आपका वहाँ पर जो मिनिमल एनेस्थेसिस्ट चाहिए, आपका गायनी चाहिए, पीडियाट्रिशियन चाहिए, और जो सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए वो मिनिमल हो तो अच्छा है, बहुत सारे वहाँ पे स्टाफ ना हो, क्योंकि उन लोगों के थ्रू भी जितना ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे यू नेवर नो कि कौन आपका कोविड का कैरियर बनेगा। Single asymptomatic birth partner can be permitted to stay with the woman at a minimum through pregnancy and birth. Standard universal precautions to prevent contact with body fluids need to be followed and BMW management as per protocol. ये नॉर्मल भी प्रोसीजर है और ड्यूरिंग कोविड तो और ज़्यादा बढ़ गया है कि हमको जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है कि कभी भी किसी भी चीज़ को टच करना है तो फ्लूइड को कैसे टच करना है, या आपको किसी और चीज़ को टच कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो, और जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, दैट शुड बी देयर इन द हॉस्पिटल एंड यू शुड टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि जो भी वहाँ एडमिट होकर जा रहे हैं तो वहाँ देखें वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, और आप भी उसी तरीके से उसको फॉलो भी करें। ऐसा नहीं है कि आपने ग्लव्स पहने हो तो आपने कहीं भी फेंक दिए, है ना, वो इन्फेक्शन फिर पता चला किसी आपके जो वहाँ पर वर्कर आया उसने उठाया और फिर वो कहीं और डाल दिया, फिर वो आपका डस्टबिन टच करके गया, आपने फिर उसमें कुछ किया, तो इन्फेक्शन इस तरह से किसी को भी फैल सकता है। टाइमिंग्स ऑफ डिलीवरी लेबर की जो है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि लाइक कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो टाइमिंग की डिलीवरी को अपनी तरफ से डिक्टेट नहीं कर रहा है कि लाइक इस टाइम पे आपकी डिलीवरी होनी है, बट यस हमें उस टाइम पे मदर का लेवल का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि अगर रिस्पिरेटरी स्टेटस उसका कैसा चल रहा है उसका हमें ध्यान रखना है। सस्पेक्टेड और कंफर्म कोविड-19 अगर केसेस हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत में पता चल जाते हैं तो उनके पास रिकवर होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, वो पहले ही रिकवर हो जाएंगे तो वो अपनी टेक केयर डिलीवरी के टाइम तक वो आराम से उसको केयर कर पाते हैं, राइट। फॉर वुमेन विद सस्पेक्टेड और कंफर्म कोविड-19 इन द थर्ड ट्राइमेस्टर इट इज द रीजनेबल टू अटेम्प्ट टू पोस्टपोन द डिलीवरी टिल दे रिकवर। तो आपने अगर मान लीजिए थर्ड ट्राइमेस्टर में है और आपका आपने प्लान करके जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं उनके लिए जैसे बेसिकली है, तो आप उसको आराम से पोस्टपोन अगर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है बॉडी के अंदर, तो यू कैन डू इट, राइट। इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग में, बिसाइड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग मैटरनल एंड फीटल वेलबींग विद पार्टोग्राफ,
पीरियोडिक इवेल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस बहुत जरूरी है। आपका कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही है, वो बहुत देखना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन सैचुरेशन को ऑक्सीमीटर से चेक करते रहना है। स्पेशली आवरली ऑक्सीजन सैचुरेशन नीड टू बी एग्जामिन्ड, लाइक 94 प्लस होना ही जरूरी है। प्रोलॉन्ग लेबर शुड बी अवॉइडेड, कि लगातार आप, पता चला उनको डिस्ट्रेस भी हो रहा था और स्ट्रेस भी हो रहा था और उनको ब्रीदिंग ट्रबल भी हो गया, तो बार बार आप उनको लेबर पेन के थ्रू मत ले जाइए कि वो बहुत ज्यादा लेबर पेन को ले। अगर उनको इस तरह से कोई डिस्ट्रेस आ रहा है तो वी विल प्रेफर द सी सेक्शन ओनली। वैसे भी डॉक्टर जरा सा भी अगर इस तरह की अगर दिक्कतें आती हैं तो आजकल सी सेक्शन तो पहले ही बता देते हैं, है ना, लेकिन कई बार कोई अगर एक्सटेंड कर रहा है तो टेक केयर ऑफ दैट। Mode of delivery for COVID-19 suspected or confirmed cases should be influenced in the presence of this. Like अगर distress है definitely तो हमें C-section करना है, जो मैंने अभी बताया था। तो but COVID-19 again is not an indication कि आपको C-section करना ही करना है। हाँ, अगर आपको respiratory distress है तो आपको करना पड़ेगा। Okay, so decision will be based on the doctor आपको क्या suggest कर रहा है। Okay, ठीक है। शेड्यूल इंडक्शंस ऑफ लेबर और सिजेरियन डिलीवरीज जो भी आपकी होने वाली हैं, वो जैसा जैसा आपको डॉक्टर बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यू शुड फॉलो द थिंग। एंड अगेन सजेस्ट योर क्लाइंट्स और द पेशेंट की बी रिलैक्स। कई बार स्ट्रेस की वजह से कि अरे सी सेक्शन होना, उसकी वजह से भी आपका पता चला ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए। लेबर के टाइम पे कुछ अदर एडवाइजरीज हैं कि लाइक अर्ली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया should be considered to mitigate risk associated with general anesthesia in the setting of an urgent cesarean. Amniotomy we can do, like given the reassuring but limited data to date pertaining to iska maternal to child transmission. Amniotomy may be still be utilized for labor management as clinically indicated. Okay, so we can do it. Delayed cord clamping. According to WHO, delayed umbilical cord clamping is highly unlikely to increase the risk of transmitting pathogens from the mother to the fetus, even in the case of maternal infection. So, हमें cord clamping को जो है डिले नहीं करना है। तो ये जो हमारे अभी एडवाइजरीज हैं ये हमारे काम की नहीं है, बट हम लोगों ने सारी चीजें कवर करी थी तो इसलिए हमने इस पॉइंट को भी यहाँ पर ले लिया है। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है? सपोर्टिव थेरेपी इंक्लूडिंग रेस्ट, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन, यूआईडी मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल केयर. These all four things are very much important for the prenatal and postnatal care. Hydroxychloroquine is a dose of 600 mg, 200 mg thrice a day with meals, and azithromycin 500 mg once a day for 10 days. Antiviral therapy lopinavir or ritonavir or remdesivir or oseltamivir, ये we can give it, but ये हमको नहीं prescribe करने, doctors should prescribe all these things. Antibiotics, if there is a suspicion of secondary bacterial infection, then can be given. Oxygen level, अगर difficulty in breathing है, oxygen supplementation by nasal prolongs or mask may be added. Non-invasive ventilation can also be used if required. At this point, there should be a re-evaluation of the patient's status. तो ऐसा हमें ऑक्सीजन के लिए हमेशा पेशेंट का स्टेटस रिवैल्यूएट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने इस लेवल पे ऑक्सीजन सेट कर दिया तो हमेशा वो उसी लेवल पर चलेगा। Indications for ICU admissions: respiratory rate should be more than 30 breaths per minute. इस चीज का ध्यान रखना है अगर कोई हमारा पेशेंट आईसीयू में है तो। ऑक्सीजन सैचुरेशन शुड बी 93% एट अ रेस्ट, तो हमें उसको आईसीयू में एडमिट कराना है। एंटीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PaO2 और ऑक्सीजन कंसंट्रेशंस आपकी मोर देन 300 mmHg हो रहा है तो हमें कराना है। पेशेंट्स को 50% से ज्यादा लीजन्स प्रोग्रेशन हो गए हैं और 24 to 48 आवर्स से ज्यादा वो उनका जो लंग का इंप्रेशन है वो खराब है तो उनको करवाना है। क्विक सिक्वेंशियल ऑर्गन फेल्योर असेसमेंट, अगर स्कोर आपका आपको टेस्ट करना है तो वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होगा कि हमें अपने पेशेंट या क्लाइंट को आईसीयू एडमिशंस के लिए ले जाना है या नहीं ले जाना है। ये पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने हैं। दो दीज ऑल पैरामीटर्स आर टेकन केयर बाय द डॉक्टर्स बट वी हैव आल्सो शेयर्ड हियर. Okay, so here is the score of this respiratory rate and mental status change हो जाता है, that we all know. blood pressure आपका change हो जाता है, 100 से ज़्यादा या 100 के इक्वल है तो ये हम इसको स्कोरिंग 2 देंगे। तो इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ें अगर आपकी हैं, लाइक आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है 22 से बड़ा ज़्यादा है या फिर इक्वल है तो हम 1 दे रहे हैं इसको। आपका मेंटल स्टेटस आप बहुत
अजीब से डिजीनेस है या आपका मतलब अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर 1 स्कोर देंगे। और आपका ब्लड प्रेशर जो है अगर 100 से ऊपर जा रहा है या उसके इक्विवेलेंट है लो वाला, तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। तो इनमें से अगर कोई भी 2 पैरामीटर्स आपके हैं या तीनों पैरामीटर्स हैं तो इंटेंसिव केयर की रिक्वायरमेंट है, राइट। पोस्टमार्टम केयर में बर्थ डोजेस टू कंटिन्यू इंटरप्टेड एज दीज बेनिफिशियरीज आर ऑलरेडी इन द हेल्थ फैसिलिटीज। तो जो भी डोजेज अगर पोस्ट डिलीवरी हमको पोस्टनेटल केयर में देनी थी, जो भी मेडिकेशन देना है, कैल्शियम देना है, वो सब हमें कंटिन्यूसली देते ही रहना है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करनी है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो, लाइक एज वी ऑल नो कोलेस्ट्रम इज वेरी हेल्पफुल इन दैट। तो कोलेस्ट्रम हमें देना ही देना चाहिए बेबी को। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोविड का इन्फेक्शन हमारे बेबी के साथ चला जाएगा, इट्स नथिंग लाइक दैट। कंसिडर टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ मदर एंड बेबी, आइसोलेशन और यूजिंग फिजिकल बैरियर्स डिपेंडिंग ऑन मदर्स प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर गिवर। तो अगर आपका सपोज क्या कहते हैं आइसोलेशन में रखने की जरूरत पड़ रही है, जो हमें बेबी को केयर पे रखना है, मदर जब फीड करा रही है तो प्रॉपर केयर रखेगी आपकी, और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उसकी भी हमें केयर का पूरा ध्यान रखना है आइसोलेशन में, और SMS का पूरा ध्यान रखेंगे। हाई रिस्क ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन का भी हमें इस टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मदर बेबी कॉन्टैक्ट, इफ सेपरेट रूम इज नॉट द ऑप्शन, परमिट रूमिंग इन ऑफ न्यू बॉर्न विल विद इल मदर। ओके तो अगर फिजिकल बैरियर हम अगर मान लीजिए आपका से एक कमरा अलग से, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास अलग से एक कमरा नहीं है तो हम बीच में कर्टेन भी लगा सकते हैं बिटवीन द मदर एंड द न्यूबॉर्न इफ मदर इज इन्फेक्टेड विद द कोविड। न्यूबॉर्न बेबी को अदरवाइज 6 फीट से दूरी पर रखना है, बीमार जो हमारी माँ है। ओके If no other healthy adult is present for caregiving, mother should put on a face mask and practice hand hygiene. As we all talking about this again and again कि हमें जो मदर को जो ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी प्रॉपर मास्क लेगी, यूज करेगी, और हैंड हाइजीन का हमेशा ध्यान रखेंगी, और जो क्लोज कॉन्टेक्ट है न्यूबॉर्न के संग बहुत ज्यादा नहीं करेंगी। बाकी की जो केयर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपका करेगा। ओके फेस मास्क को शुड रिमेन इन प्लेस ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट विद द न्यूबॉर्न, तो बिल्कुल भी हमें नहीं हटाना है। डिस्चार्ज काउंसलिंग में क्या हमें ध्यान रखना है कि लाइक बेसिक स्ट्रेटेजी इज टू रिड्यूस द फिजिकल विजिट्स टू हेल्थ केयर फैसिलिटी ऑफ मदर एंड हर न्यूबॉर्न अनलेस अर्जेंट। Okay, inform how she can communicate with the their obstetric or pediatric care team, especially in the case of an emergency. आपका जो भी जब भी आप डिस्चार्ज ले रहे हो तो आपका डॉक्टर से इस बारे में पूरा डिटेल डिस्कस हो जाना चाहिए कि आप किस तरह से अगर इमरजेंसी आ जाती तो आप किस तरह से उन्हें कांटेक्ट करेंगे, है ना। आजकल वैसे डॉक्टर सारे और चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे ऑब्स्टेट्रिशियन हो, सब आपको फैसिलिटीज देते हैं। बट फिर भी आप एक बार उनसे प्रॉपर इस तरीके से बात कर लें कि हम अगर इमरजेंसी आई तो कौन सा नंबर पे हम आपको कांटेक्ट करेंगे या हम किस तरह से आपको रीच आपकी रहेगी। Inform women to return to facility in case of fever, respiratory symptoms or any danger sign. Okay, फीवर आ गया, रेस्पिरेटरी सिम्टम है या कोई भी डेंजर साइन आपको महसूस हो रहा है तो उस चीज के लिए आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। फॉर पेशेंट्स हु एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन पोस्टपार्टम कंट्रासेप्शन, सजेस्ट ऑल फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस विद इन द लिमिटेशंस ऑफ डिक्रीज पोस्टमार्टम इन पर्सन विजिट्स। ओके अगर किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव आपको यूज करना है बाद में तो उसके लिए आपको जो है थोड़े मतलब जब आप ठीक हो जाओ उसके बाद जाकर के आपको इस चीज को पर्सनली विजिट करके ठीक एक्सेप्ट करना है और आप बात कर सकते हैं डॉक्टर से। Those experiencing anxiety regarding the COVID-19 pandemic or are at an increased risk of intimate partner violence offer mental health or social work services or refer to provide additional resources. कीप इन माइंड कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स घरों में आ रही हैं और अलग से प्रेशर प्रेगनेंसी का या पोस्ट प्रेगनेंसी केयर का रहता है। तो हमें अगर ज़रूरत है तो हमें मेडिकल काउंसलिंग के लिए भी लोगों तक अप्रोच करना चाहिए। इसमें हमें बिल्कुल भी घबराने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्चार्ज काउंसलिंग Okay, for postpartum women should follow recommendations for discharge of hospitalized patients with COVID-19. That is when tests are negative and maternal and neonatal condition should be stable.
तभी उनको डिस्चार्ज करना है। ऐसे ही नहीं कि बस हो गया डिलीवरी और अब हम केयर क्यों करें, ये लोगों को घर भेज देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, स्टेबल यूनिट्स एक्सपोज टू COVID-19 एंड बीइंग रूम्ड इन विद देयर मदर्स मे बी डिस्चार्ज टुगेदर एट टाइम ऑफ मदर्स डिस्चार्ज। तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाए आपका स्टे इन द हॉस्पिटल, बट वी शुड टेक केयर ऑफ द डिस्चार्ज प्रोसेस। हबड़ तबड़ नहीं करना है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हम ले सकते हैं। सो we all should promote the safe motherhood, because the baby is very precious to the parents and the nature. So we should take care of the safe motherhood, as well as we should appreciate the care through all the medical facilities, all the healthcare providers, and the people taking care at their family. So thank you all. I hope I have covered most of the things. Any queries, anything? Dhara, anything you want to add on, please? You can write down in the chat box, people, guys, or you can just unmute yourself and ask one by one.